हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवा रहा हूं और आपको आने वाले परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूं। इससे पहले आपको पता है कि 3 वीडियोज़ हमने अपलोड करे हुए हैं और ये इस सेट का चौथा वीडियो है। ये एग्ज़ाम जो है ये 15/2/2019 को हुआ था। ये 15/2/2019 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर है। ये हम बीच से ला रहे हैं क्योंकि हमारे एक दोस्त ने इसकी डिमांड करी थी कि उन्हें 15/2/2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर जीके के देखने हैं, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो उनके लिए लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपको भी उसमें से किसी स्पेसिफिक डे का चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी पहले आपके लिए ला देंगे। अदरवाइज़ हम जो क्रम अनुसार है वही आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अप्रॉक्स 50 सेट्स आपके लिए यहाँ पे हम लेकर के आएंगे, ठीक है। और सबसे पहले अभी तो जीके के चल रहे हैं, इसके बाद मैथ, रीजनिंग और हिंदी के भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा, क्योंकि सीधे आंसर नहीं बता के, आंसर भी तो बताऊंगा ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया, यानी कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था पूरा, ठीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का पूरा समय लगा था। और इतने दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पास हुआ, जो उनके पास आया, उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। और ये संविधान जो है लिखने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया था, जिसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, इसलिए इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। और फिर 26 जनवरी 1950, ये जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, इस दिन लागू कर दिया गया पूरे देश में। और इसको लागू होते ही हमारा देश गणराज्य बन गया, ठीक है, भारत गणराज्य, ठीक है। तो 26 नवंबर को ये लागू हुआ था, ये एक्सेप्ट किया गया था, यानी कि बन के तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को ही प्रतिवर्ष हम संविधान दिवस मनाते हैं। भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2015 से की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है, यानी कि जब तक पुष्प पूरा नहीं खिल जाता है तब तक उसका संरक्षण कौन भाग, पौधे का कौन सा भाग करता है, पुष्प का कौन सा भाग करता है। तो ये पुष्प कोष की पत्ती के द्वारा इसका जो है संरक्षण किया जाता है। आगे है तीसरे एशियाई पैरा गेम्स 2018 का आधिकारिक शुभंकर क्या था। तो इसको अगर मैं बताऊं तो इसका जो शुभंकर है वो था मोमो। ओके, मोमो इसका एक शॉर्ट फॉर्म था, इसका फुल फॉर्म था मोटिवेशन एंड मोबिलिटी। ये इंडोनेशिया में हुआ था। ओके, वहीं अगर फोर्थ एशियन गेम्स की मैं बात करूं तो फोर्थ एशियन गेम्स 2022 में होगा और ये हांगजू में होगा। हांगजू जो कि चीन में पड़ता है, 2022 में होगा हांगजू में, याद रखें। और इसका मैस्कॉट भी फिक्स हो गया है, तो इसका मैस्कॉट है फीफी, याद रखेंगे आप, फी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, फीफी होगा 2022 वाले का, याद रखेंगे आप। पहला एशियन गेम्स जो है वो 2010 के ग्वांगजू में हुआ था, चीन में, ठीक है। और दूसरा 2014, तीसरा 18 और चौथा 22 में होगा। आपको पैरा एशियन गेम्स जो है ये निकला हुआ है एशियन गेम्स से, यानी कि एशियन गेम्स होता है साथ में ही पैरा एशियन गेम्स भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स भी होते हैं, उसी तरह से एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स भी होते हैं। तो एशियन गेम्स के बारे में भी आप जान लें कि 2018 में एशियन गेम्स भी हुए थे, ठीक है, ये भी इंडोनेशिया में हुए थे। और 2022 में भी एशियन गेम्स होंगे पैरा एशियन गेम्स के साथ, तो वो वहाँ पे हांगजू में होंगे, चीन में। और एशियन गेम्स की जो शुरुआत है ये 1951 में सबसे पहली बार हुआ था और ये नई दिल्ली में हुआ था, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पैरा एशियन गेम्स की शुरुआत वर्ष 2010 से हुई है और एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 से हुई है। और वर्ष 2022 का पैरा एशियन गेम्स के और एशियन गेम्स दोनों ही हांगजू चीन में होंगे 2022 में।
नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि 1922 में अगर आपको पता हो तो चौरी चौरा कांड हुआ था, और ये कांड होने के बाद महात्मा गांधी जी ने, जो उस समय असहयोग आंदोलन लीड कर रहे थे, उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इस आंदोलन के विरोध में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इनके अन्य समर्थकों के साथ एक अलग पार्टी गठित की थी जिसका नाम स्वराज पार्टी रखा था। ओके, आगे देखते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम बताएं जो पेचिस का कारक होता है। पेचिस का कारक होता है, तो पेचिस जिस बैक्टीरिया से होता है उसको हम ई कोलाई कहते हैं। ई कोलाई, या फिर इसका एक अन्य नाम सिगेला भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे है सिगेला। ठीक है, इसको ई कोलाई भी कहा जाता है और इसका पॉपुलर नाम ई कोलाई ही है, याद रखेंगे आप, ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई इसको कहते हैं और इसको सिगेला भी कहते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दिख रहा है, इससे टीबी की बीमारी होती है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी होती है। विब्रियो कॉलेरा से हैजा की बीमारी होती है। ओके, और वहीं आपको स्ट्रेप्टोकोकस पॉइजनस बैक्टीरिया दिख रहा है, तो इससे सर्दी खांसी की बीमारी होती है। पांडवानी लोक गायन जो है वो किस राज्य से संबंधित है। पांडवानी, तो पांडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से। और आपको पता होना चाहिए कि इसके कुछ प्रमुख जो बहुत ही फेमस इस नृत्य के जो गायक के जो इसके परफॉर्मर्स हैं, वो एक तीजन बाई का नाम बहुत फेमस है, उनको अभी कुछ अवार्ड भी मिला था। तो अब तीजन बाई का नाम आप जरूर याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तीजन बाई का संबंध किस लोक गायन से है। पिछली बार जो आपके एग्जाम्स हुए थे उसमें कई बार ये पांडवानी लोक गायन और इस लोक नृत्य बहुत सारे इस तरह से पूछे गए थे। तो छत्तीसगढ़ के कुछ लोक नृत्य के नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लें। और इसके अलावा और भी आप, जब मैं आपको लोक नृत्य और लोकगीत के बारे में अलग अलग राज्यों के बारे में बताऊंगा तो उसमें तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, जैसे एक होता है सुआ नृत्य, ठीक है, फिर चंदेनी नृत्य, फिर राउता नाचा, पंथी नाच, इस तरह से कुछ नृत्य हैं, आप जरूर इनको याद रखें। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसको हम इंग्लिश में एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जो हम अपने कुकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है हमारे घरों में। ठीक है, इसमें क्या शामिल होता है, इसमें क्या शामिल होता है, तो ये जो है 2 गैसों को मिलाकर बनता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन, जिसमें प्रोपेन जो है वो 20% और ब्यूटेन जो है वो 80% होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी होता है, जो कुकिंग गैस आप घर में यूज करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का गंध नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ये कभी लीक कर जाए और ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लीक हो रही है या नहीं। तो इसके आपको गंध पता चले, इसके लिए इसमें एक अलग सब्सटेंस मिलाया जाता है, जिसके कारण आपको उसकी बदबू आती है। तो जो बदबू आती है वो एलपीजी की नहीं होती है, वो एक अन्य सब्सटेंस की होती है, जिसे हम मिथाइल मरकैप्टन कहते हैं। ओके, मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलपीजी में बदबू के लिए या लीकेज का पता लगाने के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है, तो वो हम मिथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में मिलाते हैं और वो बहुत तेज बदबू करता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये गैस लीक हो रही है। ओके, एलपीजी के जैसे ही एक और बहुत ही फेमस गैस है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें जो है 3 गैसेस मिले होते हैं, मीथेन, एथेन और प्रोपेन, जिसमें 80% से 90% के आसपास जो है वो मीथेन गैस का यूज होता है, याद रखेंगे आप इनको। किसको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करने के लिए उनके असाधारण प्रयासों के लिए वर्ष 2009 में नोबेल शांति का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2009 में जो है ये बराक ओबामा को मिला था, याद रखेंगे आप, बराक ओबामा को। और यहाँ पे नोबेल पुरस्कार जो है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये हर साल आपको दिए जाते हैं, कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, शांति, साहित्य, फिर उसके बाद भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि 5
5 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार वो वर्ष 1901 में शुरुआत हुआ था और एक छठा जो है वो 1968 में हुआ था। तो 5 जो 1901 में शुरू हुए थे वो थे शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में। ये 1901 में शुरू हो गए थे। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है इसका शुरुआत 1968 में हुआ था। याद रखेंगे इसको आप। और ये हर वर्ष दिए जाते हैं, तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं उससे लेटेस्ट वाले जो है उसको ज़रूर से ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि सबसे दक्षिण में ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, शिव पुराण के अनुसार भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आपको पता होगा पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और ये अलग अलग जगह पर हैं। ठीक है, तो ये कोई पूरब में है, कोई पश्चिम में है, कोई दक्षिण में है, कोई सबसे दक्षिण में। तो सबसे दक्षिण में भारत के आखिरी कोने पर जो है वो ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। रामेश्वरम, और ये स्थित है तमिलनाडु में। तो आपसे अगर नाम भी पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम, जहाँ पे आपको पता होगा कि भगवान श्री राम ने इसकी यहाँ पे पूजा करी थी और वो बिल्कुल तमिलनाडु के समुद्र के पास ही है जहाँ पे श्री राम ने लंका को प्रस्थान करने से पहले यहाँ पे पूजा किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस शक्तिशाली चीनी उद्योगपति जो चीन का सबसे अमीर व्यक्ति भी है ने अलीबाबा कंपनी जिसके वे संस्थापक थे हाल ही में त्यागपत्र दे दिया? तो जो अलीबाबा के सह संस्थापक में से एक है वो है जैक मा। बहुत सारे हिंट आपको यहाँ पर दिए गए। सबसे अमीर आदमी, अलीबाबा के सह संस्थापक, त्यागपत्र दे दिया। तो ये जैक मा ने त्यागपत्र दे दिया था। इनका इसमें 11% स्टैक बचा हुआ था जिसको इन्होंने छोड़ दिया बाद में, और अलीबाबा में इनका 11% स्टेक था, यानी कि शेयर था, इसको इन्होंने छोड़ दिया और बाद में इन्होंने बोला कि ये फिलैंथ्रोपी का काम करेंगे, इसीलिए अब इस दायित्व से वो हट रहे हैं। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि अलीबाबा की स्थापना 4 अप्रैल 1999 में हुई थी। ओके, 4 अप्रैल 1999 में, और हाल फिलहाल में आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। नेक्स्ट है, देश के प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों से जुड़े हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से जुड़ने वाले, यानी कि देश के 4 प्रमुख राज्यों शहरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो सुपर राजमार्ग है इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये 4 शहरों को जोड़ती है, जो कि है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और ये आपको अगर देखें तो ये इस तरह से आपको जो है ये आपको रेक्टेंगल बनाती है, या फिर आप चतुर्भुज कह लें। इस तरह से ये जो है वो चतुर्भुज का फॉर्म तैयार करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 4 प्रमुख शहरों को, पूरे भारत के 4 प्रमुख शहर जो हैं इसको वो जोड़ती है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर आपको क्या हो गया, यहाँ पर आपको मुंबई है, यहाँ पर चेन्नई है, यहाँ पर कोलकाता है और यहाँ पर दिल्ली है। तो इन सबको ये कनेक्ट करती है। ठीक है, और इस क्रम में ये 5486 किलोमीटर का सफ़र तय हो जाता है। मतलब इतने रोड ये बन गया, और ये 13 राज्यों को भी छू लेती है। इस दौरान ये 13 राज्यों को टच करती है और 5846 किलोमीटर का रोड भी तैयार करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया ही, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। तो ये सही आंसर हमारा दिल्ली, कोलकाता, KMDC। ठीक है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, KMDC शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2018, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 मिला था लूका मॉड्रिक को, लूका मॉड्रिक। और वहीं वर्ष 2019 में ये अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी को। ठीक है, लियोनेल मेसी को। और इससे पहले 2 बार और दिया गया था, 2016 और 17 में। ये दोनों ही बार ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे आप। यानी कि 2018 में ये तीसरी बार ये पुरस्कार दिया गया था और 2019 में मेसी को मिला। 2020 का अभी आपको अगर गेम्स होते हैं तो ज़रूर ही डिसाइड किया जाएगा, या फिर इसको टाला भी जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?
तो 1992 में 73rd संशोधन हुआ था, जिसके तहत पंचायती राज की घोषणा की गई थी और इसमें 29 विषय बनाए गए थे पंचायतों के लिए। तो और इसके तहत 11वीं अनुसूची जो है वो संविधान में जोड़ी गई थी, याद रखेंगे आप। महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष किस नाम से जाना जाता है, यानी कि हिंदू नववर्ष को महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। वहीं पे आप ये देखें कि उगादी, तो उगादी जो है ये हम आंध्रा और कर्नाटक में इसको उगादी के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन से जो है वो चैत्र नवरात्रि का भी शुरुआत हो जाता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत गुड़ी पड़वा या उगादी या हिंदू नववर्ष के दिन से ही होती है, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये गुड़ी पड़वा के दिन या उगादी के दिन या हिंदू नववर्ष के दिन जो है, ऐसा माना जाता है कि इसी दिन जो है ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया था इसी दिन। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी हैं, जैसे कि दयानंद सरस्वती ने आर्य सभा का स्थापना इसी दिन किया था। श्री राम भगवान का जो राज्याभिषेक है वो भी इसी दिन हुआ था। युधिष्ठिर जो पांडवों के बड़े भाई थे उनका राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। तो ऐसे और भी बहुत सारे फैक्ट्स इसमें हैं, ठीक है। तो ये हिंदू नववर्ष या गुड़ी पड़वा के दिन ही ये सारे काम हुए हैं, याद रखेंगे आप। और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में कहा जाता है, वहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मैंने आपको बताया उगादी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय खाद्य निगम की भूमिका में शामिल नहीं है। तो अगर आप पढ़ेंगे भारतीय खाद्य निगम तो इसमें आपको पता चलेगा किसानों से उपज खरीदने के लिए ये खरीद केंद्र स्थापित करता है, तो ये करता है, बिल्कुल करता है। यह सुनिश्चित करना किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में बेचने पर मजबूर ना हो, इसको भी ये करता है। और बफर स्टॉक खरीद ये भी करता है, यानी कि ये क्या करता है, कृषि ऋण एवं ऋण ग्रस्तता संबंधी कानून बनाना, ये काम ये नहीं करती है भारतीय खाद्य निगम। तो हमारा आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा, याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय खाद्य निगम जो है ये केंद्र कहाँ पे बेचना है, खरीदना है किसानों के लिए, वो केंद्र भी बनाती है। एमएसपी भी यानी कि मिनिमम सपोर्ट मूल्य प्राइस जो है वो भी करती है और बफर स्टॉक की खरीद भी करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं अवेलेबल था, तो हम इसे हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि डैश इज अ केमिकल प्रोसेस और अ रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट एनर्जी रिजल्टिंग इन अ फ्लेम, यानी कि एक कौन सा रासायनिक क्रिया है जिसमें ईंधन और ऑक्सीजन मिलके एक रिएक्शन करते हैं जिसके तहत जो है वो गर्मी, हीट और लाइट एनर्जी यानी कि एक लाइट एनर्जी यानी कि आग का प्रोड्यूस होता है, वो रिजल्ट आता है। तो वो जब भी कुछ जलता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ऑक्सीजन और जो फ्यूल है वो दोनों मिलते हैं तो आग लगता है और उससे लाइट निकलता है, हीट निकलता है और लपटें भी निकलती हैं। तो ये काम हिंदी में कहलाता है दहन और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं कंबशन। याद रखिएगा आप, हिंदी में दहन और अंग्रेजी में कंबशन कहते हैं। अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि काली मिट्टी जो है वो कपास के उपज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं कि नाना साहब का जो रियल नेम है वो है धोधू पंत। याद रखेंगे, धोधू पंत जो है इनका रियल नेम है। अगला है हु इज़ द विनर ऑफ मैन बुकर अवार्ड 2018 फॉर द बुक मिल्क मैन, यानी कि वर्ष 2018 में मिल्क मैन की पुस्तक के लिए मान बुकर अवार्ड के विजेता कौन थे। तो ये थे एना बर्न्स। याद रखेंगे आप, एना बर्न्स। इन्होंने वर्ष 2018 में मान बुकर प्राइज जीता था मिल्क मैन नाम के एक उपन्यास लिखने के कारण। वहीं वर्ष 2019 में ये पुरस्कार दिया गया था दो लोगों को, यानी कि ज्वाइंट विनर इसमें हुए थे। एक थे मार्गरेट एटवुड, इन्होंने टेस्टामेंट नामक किताब लिखी थी, और एक थे बर्नरडाइन एवारिस्टो, इन्होंने गर्ल वुमन और अदर्स नाम की किताब लिखी थी। देखिए गर्ल वुमन अदर ये एक ही किताब का नाम है। तो इन दोनों को मार्गरेट एटवुड और बर्नरडाइन एवारिस्टो इन दोनों को ज्वाइंट विनर घोषणा किया गया था वर्ष 2019 में। वर्ष 2020 की किताबों का भी जो सिलेक्शन है, नेम लिस्ट वो तैयार कर लिया गया है। अब बस घोषणा करना है कि किसे ये पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट डज रोड डेंसिटी इंडिकेट, यानी कि रोड सड़क घनत्व किसको इंडिकेट करता है। तो सड़क घनत्व जो है ये रोड की लंबाई डिवाइड बाय 100 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 100 वर्ग किलोमीटर में कितना लंबा रोड है, इसको बताता है रोड सड़क घनत्व। ठीक है, जैसे कि मान लो, तो पहले तो इसका मैं आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि भारत में 1,00,000 वर्ग किलोमीटर का लैंड है और 100 किलोमीटर का रोड है, तो बस इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, आपका रोड डेंसिटी आ जाएगा। और वर्तमान समय में जो रोड डेंसिटी है वो रोड डेंसिटी है 1.80, 1.80 जो है वो रोड डेंसिटी है अभी भारत का, जो कि पूरे विश्व में दूसरा है। ठीक है, जो पूरे विश्व में दूसरा है, एक नंबर पे यूएसए अभी भी बरकरार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महारत्न कंपनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2018 का है, इसीलिए इसमें जो आंसर है और आज के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो आंसर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो उस समय वर्ष 2018 के अनुसार से एनटीपीसी जो है एक क्या है, महारत्न कंपनी थी। और वर्ष 2018 में सिर्फ 8 कंपनियां ही महारत्न कंपनियों के अंदर आती थी, लेकिन वर्ष 2020 में अब यह कंपनियों की संख्या बढ़ के 10 हो गई है, जिसमें जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी शामिल हो गया है। तो वर्ष 2018 के हिसाब से एनटीपीसी लिमिटेड जो है ये एक महारत्न कंपनी होगी और इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा। लेकिन आज के समय में अगर पूछें तो मैं आपको 10 महारत्न कंपनियों के नाम गिनवा देता हूँ। ठीक है, जिसमें भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, फिर है बीपीसीएल, फिर है कोल इंडिया लिमिटेड, फिर है गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, फिर आपको पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया और सेल। ये 10 हैं टोटल, याद रखेंगे, जिसमें आपको एचपीसीएल और पावर ग्रिड जो है इन दोनों को हाल में ही ऐड किया गया है। पहले 8 ही कंपनियां थी। 8 कंपनी के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी डाला था जिसका ट्रिक था ONGCSBBI। ठीक है, इसमें से आप 2 और, एक पावर ग्रिड है और एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनको भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, PH ONGCSBBI। ठीक है, PH ONGCSBBI, P से पावर ग्रिड, H से HPCL, O से ONGC, N से NTPC, G से गेल, C से कोल इंडिया, S से सेल, B से भेल और फिर दूसरे B से BPCL और I से IOCL। आप इस तरह से ट्रिक के साथ इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। वहीं एक और कंपनी होती है नवरत्न कंपनी। तो कुल 14 नवरत्न कंपनी अभी भारत में है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है। यानी कि दूध के कंपनियों के नाम हैं और जब भारत की में श्वेत क्रांति हुआ था उसी समय इसकी स्थापना हुई थी और इसी से संबंधित है ये। यानी कि श्वेत क्रांति का जनक जो है, मतलब शुरुआत इससे भी हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा अमूल। अमूल जो है ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। कैसे है तो मैं आपको बता देता हूं कि श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं और वर्गीज कुरियन ने ही इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और जो श्वेत क्रांति है ये 1970 में स्टार्ट हुआ था, 13 जनवरी 1970 को, और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि वर्गीज कुरियन का जन्मदिन 26 जनवरी 1921 है और वर्ष 2014 से हम इनके जन्मदिन को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ आपको याद रखना है। 26 जनवरी इंपॉर्टेंट क्यों है? 26 जनवरी को वर्ष 2014 से हम नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं और वर्ष 2015 से कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। यानी कि 26 नवंबर को 2 दिन आपको याद रखना है। मिल्क डे, राष्ट्रीय मिल्क दिवस और संविधान दिवस, दोनों ही 26 नवंबर को मनाए जाते हैं, याद रखेंगे आप। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो मूक नायक जो है इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत करी थी भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर जी ने।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसको माकपा के नाम से भी जाना जाता है, माकपा। ठीक है, माकपा के नाम से जानते हैं। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इनका चुनाव चिन्ह है हथौड़ा और हंसिया। लाल रंग के ऊपर पूरा रेड कलर से वाइट कलर का हंसिया और हथौड़ा बना होता है। इनका जो है वो पार्टी चिन्ह, चुनाव चिन्ह है। और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुई थी, माकपा, मार्क्सवादी बना के। और वर्तमान में इसके जो सचिव हैं, महासचिव हैं, वो हैं सीताराम येचुरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या पारा का मिश्रण है? पारा का मिश्रण क्या है? ये आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से क्या पारा का मिश्रण है? तो ये है अमलगम। अमलगम। अब देखिए, पारा जो है वो लगभग सभी धातुओं के साथ जो है वो अभिक्रिया करती है, और जो मिश्र धातु बनके तैयार होता है उसको अमलगम कहते हैं। जैसे कि चांदी अमलगम, सोना अमलगम, एल्यूमिनियम अमलगम, इस तरह से सभी धातुओं के साथ ये अमलगम बना लेती है पारा मिश्रण करके। ठीक है, अमलगम को हम संलय या संरस भी कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक धातु है जिसके साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाती है, उसका नाम है आयरन। ठीक है, आयरन के साथ ये कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, याद रखेंगे आप। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बना पाती है? तो वो आयरन है, याद रखेंगे आप। यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन था अमूल वाला, तो अमूल का यहाँ पे आपको एक फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल। ओके, तो यहाँ पर देखिए पूरे 25 क्वेश्चन जो है मैंने कंप्लीट करवाए हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही लेना चाहूँगा मैं आपसे विदा। हमारे इस वीडियो को जरूर आप सभी के साथ शेयर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक भी जरूर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।